हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पहला हमारा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ रोल्स दैट गोस विथ अ गिवन स्टेटस, यानी कि एक गिवन स्टेटस के साथ जो रोल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेटस है, उसके साथ जुड़े हुए जो सारे रोल्स होंगे उनको क्या कहा जाता है। तो आप पहला ऑप्शन है मल्टीपल रोल्स, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट और रोल्स, रोल सेट या फिर समेशन ऑफ रूल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रोल सेट। ठीक है, हिंदी वर्जन देख लेते हैं। भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं परिस्थिति से संबंधित होती हैं उसे क्या कहता है, रोल सेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक सोशलाइजेशन की एजेंसी नहीं है, यानी कि सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी नहीं है। पहला है फैमिली, दूसरा है स्कूल, तीसरा है मीडिया और चौथा है पुलिस। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या होता है, यानी कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलते रहती है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, नाउ इसमें अगर हम देखें तो सोशलाइजेशन की जो फैमिली होती है, स्कूल और मीडिया के हैं सोशलाइजेशन के एजेंसीज हैं, जबकि हम पुलिस की जब बात करेंगे तो पुलिस सोशलाइजेशन की एजेंसी नहीं होती है। फैमिली की बात करें तो यह हमारे प्राथमिक सामाजिकरण की एक एजेंसी है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जहाँ पर हमारा होता है। जबकि या फिर स्कूल की हम बात करें जहाँ पर हम प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। इसके अलावा नेबरहुड यानी कि पड़ोस, जहाँ पर हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जबकि मीडिया हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है री सोशलाइजेशन, यानी कि पुनः सामाजिकरण कहाँ प्लेस होता है। चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि जहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। दूसरा है चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, यानी कि जब बच्चा स्कूल जाता है। गर्ल्स गेट मैरिड, जब एक लड़की क्या होती है उसकी शादी हो जाती है। अगला है पर्सन जॉइन्स द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जब एक पर्सन एक क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ज्वाइन करता है। जो इसका सही आंसर होगा गर्ल्स गेट मैरिड, यानी कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वह वहाँ पर जो उसका नया घर होता है वहाँ पर नई चीज़ें सीखती हैं। ठीक है, नई तरीके से जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, नई वैल्यूज़ को सीखती है, नए तरीके से बिहेवियर्स को सीखती है। तो ये एक एग्जाम्पल किसका, री सोशलाइजेशन का। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनके सामने उसकी सोशलॉजी दी गई है, तो हमको उनको मैच करना है। सबसे सिंपल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप की बात करते हैं सी एच कुली, बी का फर्स्ट यहाँ भी है और बी का फर्स्ट यहाँ भी है। दूसरा हम देखते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन की बात करते हैं आर के मर्टन बात करते हैं लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन की, यानी कि सी का टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और भी सारे हम मैच कर लेते हैं। ए का थर्ड कल्चर लेग की जो बात करते हैं वो है विलियम एफ ऑबर्न, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं ईमाइल डर्कहाइम, जहाँ पर वो ऑर्गेनिक और मैकेनिकल दो प्रकार की सॉलिडारिटी की बात करते हैं, यानी कि सावयवी एकता या फिर सावयवी सदृढ़ता एवं यांत्रिक सदृढ़ता की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जब भी हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम उसमें क्या बात करते हैं। पहला ऑप्शन है चेंज द सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक जो ऑर्डर है उसको चेंज करना, अंडरस्टैंड करना, रिफॉर्म करना या फिर एडजस्ट करना। तो जो उसका सही आंसर होगा, जब भी हम समाजशास्त्र में बात करेंगे तो समाजशास्त्र में हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से हम जो भी सोशल ऑर्डर है, जो भी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, उसको अंडरस्टैंड करने का कार्य करेंगे। रिफॉर्म का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्य किसका हो जाता है, रिफॉर्मिस्ट का हो जाता है, सुधारवादियों का हो जाता है। एडजस्ट भी नहीं करेंगे और चेंज भी नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज का जो काम होगा वो कौन करेगा, रेवोल्यूशनरी करेंगे, यानी कि जो क्रांतिवादी हैं या फिर हम कहें जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं किसी भी समाज में। तो जो हमारा सही आंसर होगा, सोशलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी सोशल ऑर्डर को। नेक्स्ट है कुछ सेट ऑफ बुक्स हैं जिनको कि हमको मैच करना है। ठीक है, फैमिली से संबंधित सबसे सिंपल से हम शुरू करेंगे। वर्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, ये बुक है विलियम जे गुडी की। ठीक है, ये बुक है विलियम जे गुडी की। तो बी का फर्स्ट, यानी बी का फर्स्ट हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, तो बी का फर्स्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी को भी मैच कर लेते हैं। ए का थर्ड फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस किसने लिखा है, टेलकट पार्सन्स ने। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि टेलकट पार्सन्स ने किस चीज़ के बारे में बात की है, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण के बारे में भी बात की है। अगला हमारा है सी का हमारा हो जाएगा फोर्थ फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन, ये है यंग एंड वुलमुट की। और यंग एंड वुलमुट ने किस चीज़ के बारे में बात की है, सिमेट्रिकल फैमिली के बारे में। ठीक है, सिमेट्रिकल फैमिली के बारे में उन्होंने बात की है। फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, ये है एलिजाबेथ बॉट का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बुक्स, जो भी इस पे बुक्स हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल प्री रिक्विजिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इनमें से एक सोसाइटी के लिए फंक्शनल प्री रिक्विजिट क्या नहीं है, यानी कि
प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको पार्सन्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी पार्सन्स क्या बात करते हैं, एजिल मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, पार्सन्स बात करते हैं, और पार्सन्स की जो वेरियस थ्योरीज है, तो पार्सन्स संबंधित क्वेश्चन है। पहला एडेप्टेशन, ये जरूर होता है, गोल अटेनमेंट और पैटर्न मेंटेनेंस, लेकिन सोशल डिस्जंक्शन जैसा कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हम अगर वो देखें, हिंदी देखें, तो पर्यावरण से अनुकूलन आपको करना है, लक्ष्य प्राप्ति करनी है, प्रतिमान अनुसरण एवं तनाव प्रबंधन, जबकि सामाजिक वियोजन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, जहां पर कि हमको फॉर्म्स ऑफ मैरिज देखनी है और कौन सी कम्युनिटीज में होती है वो देखनी है, ठीक है। तो पॉलीएंड्रस होते हैं टोडाज। तो सबसे सिंपल से स्टार्ट करना है, पॉलीएंड्रस कौन है, टोडाज है, यानी कि सी का 4 है, ठीक है। सी का 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सारे मैच कर लेते हैं। ए का है थर्ड, क्रॉस कजन कहाँ पर होती है, साउथ इंडियंस में होती है, ठीक है। पैरेलल कजन कहाँ होती है, मुस्लिम्स में होती है, ठीक। हाइपरगेमस कहाँ होती है, द्विजा कास्ट में होती है। द्विजा कास्ट यानी कि जिनको हम बोलते हैं कि ट्वाइस बॉर्न है, यानी कि जिनको जनेऊ होती है उनको हम बोलते हैं द्विजा कास्ट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास के अनुसार डोमिनेंट कास्ट का क्या फीचर है। पहला है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा है पॉलिटिकल, और चौथा हमारा ऑप्शन है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिचुअल स्टेटस। तो एम एस श्रीनिवास बोलते हैं कि बिना रिचुअल स्टेटस के, बिना अनुष्ठानिक एक प्रस्तुति के आप क्या नहीं हो सकते, आप डोमिनेंट कास्ट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे ज़्यादा एप्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि एक तो इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, दूसरा पॉलिटिकल, और तीसरा रिचुअल स्टेटस भी होना चाहिए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कोटेशन भी इसके बारे में देखेंगे कि एक औरत जो होती है वो पैदा नहीं होती बल्कि वो बनाई जाती है। फेमस कोटेशन है सिमोन डी बुआ का, ठीक है। एक फेमिनिस्ट हैं और इनका एक कोटेशन हर एग्जाम्स में आता ही आता है कि एक औरत बॉर्न नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। किस प्रकार सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स के द्वारा वो बनाई जाती है। सोसाइटी में जिस तरीके से उसका सोशलाइजेशन होता है, किस प्रकार से उसको ड्रेसअप करना है, किस तरह से उसे काम एंड क्लमजी रहना है, तो इस तरीके से कौन करता है, सोसाइटी उसे एक महिला बनाती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से फैक्टर हैं सोशल चेंज के, सामाजिक परिवर्तन के कौन से फैक्टर हैं। ऑप्शन ए है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड आइडियोलॉजी, कल्चर एंड एजुकेशन, इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे क्या होते हैं, सोशल चेंज के हमारे फैक्टर्स होते हैं। चाहे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें, चाहे हम विचार एवं आइडियोलॉजी की बात करें, चाहे हम कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, या फिर इवोल्यूशन की बात करें यानी कि जैसे हम कहते हैं उद्विकास की बात करें, या फिर प्रगति की बात करें यानी कि प्रोग्रेस की बात करें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फैक्टर होती है किसकी, सोशल चेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिग्मेलियन इफेक्ट का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। पिग्मेलियन इफेक्ट ये होता है कि जब आप दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर दो, ठीक है। जब उदाहरण के लिए अगर मैं किसी पर्सन को कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है तो उसी तरीके से व्यवहार करने लग जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स, रीडेफिनेशन ऑफ सेल्फ टू कंफर्म टू विशेस ऑफ हस्बैंड्स, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क, वाइफ बैटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब एक महिला अपने हस्बैंड के अनुसार अपने आप को बदल रही है तो ये क्या है, एक पिग्मेलियन इफेक्ट का उदाहरण है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं बौना प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलॉजिस्ट मेड द स्टेटमेंट, किसका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी इज लो, क्लास सॉलिडरिटी एंड कोहेजन विल बी हाई। जबकि क्या होगा, सोशल मोबिलिटी लो होगी तो क्लास सॉलिडरिटी और कोहेजन क्या होगा, हाई होगा। तो सोशल सॉलिडरिटी की कौन बात करता है, कोहेजन की कौन बात करता है, तो इनमें हमारा एक ही थिंकर है जो कि इन दो चीज़ों के बारे में बात करता है, वो है इमाइल डर्कहाइम। यानी कि सॉलिडरिटी की समझ में किस तरीके से हम कहते हैं सादृढ़ता आ सकती है, किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हो सकते, कोहेजन। तो ये सारी बातें कौन करता है, इमाइल डर्कहाइम बात करता है, और ये कोटेशन आपको याद भी करना है। नेक्स्ट है, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑक्यूपेशनल स्टेटस, यानी कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जब आप जो भी आप अचीव करते हो, जो आपका ऑक्यूपेशन होता है, जो भी आपका पेशा होता है, वो क्या होता है, ठीक है, वो आप क्या करते हो, अचीव करते हो, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखें, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जैसे एक कुम्हार है तो उसका बेटा भी कुम्हार होगा, तो वो कहाँ से हो गया, एस्क्राइब्ड हो गया, यानी कि जहाँ पर उसे बर्थ से वो मिल रहा है। लेकिन जब भी हम किसकी बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्टेटस होता है वो क्या होता है, अचीव्ड होता है, यानी कि अर्जित होता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर भी हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे और उस तरीके से हम आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसने दी है, चिंतन के 3 स्तरों की कौन बात करता है, हर्बर्ट स्पेंसर बात करता है। यानी कि ए का 4 सिर्फ किस मारा, ए मारा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी को भी हम मैच करते हैं। थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन किसने दी है, बी का 3, यानी कि यहाँ पर शायद कोर्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि सोशलाइजेशन
नेक्स्ट देख लेते हैं सी का फर्स्ट, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं इमाइल डर्कहाइम, लॉ ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन कहीं भी मैक्स वेबर किसकी बात नहीं करते, सोशलाइजेशन की बात नहीं करते हैं। तो हमारा जो कोर्स में कुछ दिक्कत है, लेकिन जो सही आंसर हो जाएगा ए का हमारा हो जाएगा 4, यानी कि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट, थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन की बात जो करते हैं वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। सी जो हमारा है ऑप्शन मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, उसके बारे में बात करते हैं इमाइल डर्कहाइम, और डी हमारा ऑप्शन है लॉ ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशली पैटर्न्ड, जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है सोशली पैटर्न्ड होता है क्योंकि द नॉर्म्स हैव टू बी taught anew to each generation, norms and senses maintain the social order, political, religious, economic and educational institutes are affected। तो इसका हिंदी वर्जन हम पहले देखते हैं। तो हिंदी वर्जन है हमारा कि स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरोध होता है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत करवाना होता है, मूल्य एवं स्वीकृति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो सामाजिक प्रतिरूप इसीलिए होता है क्योंकि पहली चीज़ कि हमको जो भी मूल्य हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो नई जनरेशन को बतानी पड़ती है, मूल्य और संस्कृति होती है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है, और राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक संस्थान से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में कोट्स में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो इन डेफिनेशन, ये कोटेशन है, किस ऑथर ने किस तरीके से स्टेटमेंट दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए का हमारा है सोशल स्ट्रक्चर रियलिटी, सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को एक क्या वास्तविकता बताया है किसने, रेडक्लिफ ब्राउन ने। ए का हमारा थर्ड हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चर इन अ लॉजिक बिहाइंड रियलिटी, ये बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर इज अ स्टेबल सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, तो ये बात करते हैं हमारे कौन, सी का फर्स्ट यानी सेकंड यानी कि टैलकट पार्सन। सोशल स्ट्रक्चर इज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्सप्लेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये बात करते हैं एस एफ नाडे। तो आपको जो भी कोटेशन है उसी के अनुसार चीज़ों को याद करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे जब हम देखेंगे यूनिट 2 रिसर्च का। तो इसमें से कौन सा एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का डिजाइन है, पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। पर्पसिव, जब भी हम बात करते हैं पर्पसिव में क्या होता है, हम अपने हिसाब से देखते हैं। ठीक है, स्नोबॉलिंग में हम अपने हिसाब से देखते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन नहीं है। ठीक है, अब हमारे दो आए कोटा और क्लस्टर। ठीक है, कोटा और क्लस्टर दोनों ही हमारे एक तरीके से हम देखें तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन के एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एप्ट हमारा एग्जांपल यहाँ पर होगा वो होगा क्लस्टर सैंपलिंग। जब आप क्लस्टर बना लेते हो उसमें क्या आप सैंपलिंग करते हो। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको कोटा भी देखने को मिले। नेक्स्ट हमारा है Which among the following develops a mode of analysis socially called functionalism की कौन बात करता है, तो फंक्शनलिज्म की कौन बात करता है, इमाइल डर्कहाइम बात करते हैं, और इमाइल डर्कहाइम को मेनली मानते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, इनमें से क्या रिसर्च डिजाइन का एक फंक्शन नहीं है। इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर विद अ ब्लूप्रिंट फॉर स्टडिंग, तो एक ब्लूप्रिंट देता है, सही बात है। इट डिक्टेट्स बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, ये भी सही है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट बियॉन्ड इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इनेबल्स इन्वेस्टिगेटर टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टडी। जो सही आंसर हमारा हो जाएगा नॉट अ फंक्शन, हमको बताना है। तो नॉट अ फंक्शन क्या है कि ये फ्रेम से, क्योंकि रिसर्च डिजाइन हम तभी बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट हम तभी बनाएंगे जबकि हम उसके अंदर ही कार्य करना चाहें, तो उसके बियॉन्ड तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट नहीं है, डर्कहाइम है, पार्सन्स हैं, रेडक्लिफ ब्राउन्स भी हैं, जबकि मेलनोस्की एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट नहीं है। इनको हम मानते हैं फंक्शनलिस्ट, यानी कि प्रकार्यवादी मेनली हम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर रोल एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जेंडर रोल्स हैं, यानी कि आपको महिला है, आप पुरुष है, तो आपको अलग अलग जेंडर रोल्स आपके होते हैं और इस तरीके से आपको व्यवहार करना पड़ता है। ये ऐसा है क्यों, क्योंकि ये किसके कारण है, सोशलाइजेशन के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, केस स्टडी मेथड डेटा कलेक्शन का है, तो उसमें हम कब यूज करते हैं केस स्टडी मेथड को, फ्रेडरिक लीपले बहुत ज़्यादा फेमस है केस स्टडी मेथड से। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने केस स्टडी मेथड्स को क्या कहा, केस मटेरियल का, ठीक है, केस मटेरियल जब भी टर्म आएगा तो इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, हर्बर्ट स्पेंसर के साथ, हर्बर्ट स्पेंसर। जबकि जब केस स्टडी टर्म आएगा तब हम इसको जोड़ेंगे किसके साथ, फ्रेडरिक लीपले के साथ। ठीक है, फ्रेडरिक लीपले के साथ। तो हम कब करेंगे केस स्टडी, यानी कि इकाई अध्ययन हम कब करेंगे, जबकि हमको बहुत स्मॉल एरिया हो और इन डेप्थ स्टडी करनी हो, तो तब हम क्या करेंगे, केस स्टडी मेथड का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट हमारा है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट किसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो ये एसोसिएट होते हैं हमारे सेंसस के साथ, ठीक है। जब अभी आप देख रहे होगे कि अलग अलग देशों में सेंसस लगाते हैं, तो सेंसस में क्या होता है, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट एसोसिएट होते हैं जब भी आप समाज से इतर कुछ काम करना चाहते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एसोसिएट नहीं है किस चीज से, सोसाइटी में बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट में। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल अचीवमेंट, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेस नीड फॉर क्लास फॉर्मेशन टू इंप्रूव इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, सोशल असेंडेंस थ्रू कंपटीशन इजियर देन थ्रू क्लास स्ट्रगल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन हम देखते हैं पहले, ठीक है। आधुनिक समाजों में संघर्ष के बदलते स्वरूप का संबंध निम्नलिखित कारकों में से किस में से नहीं है। अब जब भी आधुनिक समाज में क्या होता है, व्यक्ति की अब ज़्यादा इंडिविजुअलिटी होती है, व्यक्ति को अधिक अवसर मिलते हैं, औद्योगिक प्रौद्योगिक विकास होता है, ठीक है। आर्थिक स्तर के माध्यम के लिए वर्ग निर्माण की आवश्यकता होती है, जबकि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो है कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सामाजिक प्रभुत्व बढ़ाना वर्ग संघर्ष की तुलना में सरल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जब भी कहते हैं जो आधुनिक समाज है वहाँ पर आपको वर्ग संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। सामाजिक प्रभुत्व अगर आपने बढ़ाना है तो ये मेनली हम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, ठीक है, कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अगर आपको सामाजिक प्रभुत्व बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉन्सिक्वेंस दैट फ्लो फ्रॉम इनइक्वालिटीज इन प्रॉपर्टी पावर एंड प्रेस्टीज कैन बी क्लासिफाइड एज। तो हम किस चीज़ का परिणाम देख रहे हैं, जब प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी हो, पावर में इनइक्वालिटी हो और प्रेस्टीज में यानी कि प्रतिष्ठा में इनइक्वालिटी हो, तो हम किस रूप में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से, मैक्स वेबर से है, ठीक है। मैक्स वेबर के कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मैक्स वेबर, लाइफ चांसेस, लाइफ स्टाइल, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रिसर्चर हु यूज क्वेश्चनियर रिगार्ड देम एज कंपैरेटिवली चीप, फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब भी हम क्वेश्चनर की बात करते हैं, क्वेश्चनर क्या होता है, एक प्रश्नों की एक ऐसी क्या होती है, श्रृंखला होती है जिसको कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो भरते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी आप स्टडी कर रहे हो उनके द्वारा भरा जाता है, उनके द्वारा फिल किया जाता है। और इसका रीजन बताया गया है कि क्वेश्चनियर में क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि अंकों के रूप में हम ला सकते हैं। तो इसका जो असर्शन है और रीजन है दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमको कहता है कि माइनॉरिटी ग्रुप में क्या होता है, मिसट्रस्ट होता है किसके प्रति, मेजोरिटी के प्रति। माइनॉरिटी कौन होते हैं, जो कि कम संख्या में होते हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों का हमेशा एक तरीके से भरोसा नहीं रहता है किस पे, मेजोरिटी पे, क्योंकि माइनॉरिटी किसी भी समाज में होते हैं तो लगातार क्या होता है, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमेशा जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूर्वाग्रह पक्षपात के शिकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लास मेंबरशिप इज डिटरमाइंड बाय अ पर्सन्स पोजीशन इकोनॉमिक लाइफ सिस्टम। तो एक व्यक्ति क्लास कहाँ से निकल के आती है, इकोनॉमी में उसका क्या स्थान है, इसीलिए मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। और इसका रीजन ये बताते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन क्लास बाय अदर। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, वर्ग संघर्ष होता है, वो किसके कारण होता है, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग को क्या करता है, शोषण करता है। तो इसके एंड पे क्या होता है, जो दूसरा वर्ग होता है उसके पास वर्ग संघर्ष के अलावा कोई मौका नहीं बचता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो भी हमारे असर्शन रीजन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन या तो किसी थिंकर के कोटेशन से आते हैं या फिर एक थिंकर का ब्रूट पर्सपेक्टिव क्या है उस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ठीक है अगर आपने एक थिंकर पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चनों को भी आसान से कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, लेकिन हम इसमें कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि इसका आंसर यही है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म व्यूज सोसाइटी एज ए सिस्टम दैट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट विच टुगेदर फॉर्म एज होल। तो फंक्शनलिज्म ये देखता है कि सोसाइटी क्या है, एक सिस्टम के रूप में है, ठीक है, और जिसमें कि जो सोसाइटी के अलग अलग पार्ट होते हैं वो सोसाइटी को बनाने का कार्य करते हैं। ये हम देखा था फंक्शनलिज्म वाली क्लास में, तो इसका आंसर ये तो सही हो जाएगा। रीजन इसका दिया गया है इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली एंड रिलीजन आर एनालाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम रादर देन आइसोलेटेड। तो हमेशा फंक्शनलिज्म में क्या जाता है, जो भी उसकी यूनिट है उसको एक होल की तरह देखा जाता है, होलिस्टिकली देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। नेक्स्ट है
एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन मेन फंक्शन इज ट्रांसमिट द सोसाइटी डोमिनेंट कल्चर। तो एजुकेशन के द्वारा सोसाइटी के जो डोमिनेंट कल्चर है उसको ट्रांसमिट करने का कार्य किया जाता है। किसका कोटेशन है? इमाइल डर्कहाइम का कोटेशन है, ठीक है। इमाइल डर्कहाइम भी इसी तरीके से एक कोटेशन देते हैं कि एजुकेशन का क्या फंक्शन है, तो वहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इमाइल डर्कहाइम की बुक का क्या नाम है? मोरल एजुकेशन, जो कि उन एजुकेशन से रिलेटेड है। दूसरा लिखा है कि कल्चर गोल्स एंड वैल्यू डिफर वाइडली बोथ अमंग एंड विद इन सोसाइटी। जो कल्चर गोल्स हैं वो हर सोसाइटी में अलग अलग होते हैं। तो असर्शन तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो डोमिनेंट कल्चर पे क्या करते हैं हम, डोमिनेंट कल्चर का आइडियाज हम ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। लेकिन दूसरे में ये बात कर दे रहा है कि कल्चर गोल्स हर सोसाइटी के अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों के बीच कोई हमको रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एक्सप्लोटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ सम बाय अदर्स कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली व्हेन द फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आर कम्युनली ऑन्ड। तो कब बात करते हैं मार्क्स? हम जब देखेंगे तो मार्क्स ने ये बात की है ना कि जब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, वो सभी के पास हो जाए, कम्युनली ओन्ड हो जाए, कम्युनिज्म की जब वो बात करते हैं, तो तब क्या होगा? जो ऑपरेशन है, जो एक्सप्लोटेशन है, वो एंड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब रीजन है द रूलिंग क्लास ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो लोग क्या है, एक दूसरी क्लास में या फिर जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्यों उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्यों उनके पास पावर है? क्योंकि उनके पास पावर ऑफ ओनरशिप है। क्यों है? क्योंकि उनके पास उत्पादन के साधन है, इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो इसका रीजन है वो भी सही है, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। असर्शन हमको कहता है द सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज फेस्ड विद डिमांड फ्रॉम टू और मोर रोल्स दैट डू नॉट मैच इसको। तो यहाँ पर रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डेफिनेशन दी गई है, जिसको आप याद कर सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जब व्यक्ति के पास दो अलग अलग रोल हो और दोनों को निभा ना पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका रीजन दिया गया है रोल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट कॉमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर ईच पर्सन प्ले लिमिटेड नंबर्स ऑफ रोल। तो जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटीज में नहीं होता था, क्योंकि एक पर्सन के पास एक ही रोल होता था। तो हमारा जो असर्शन और रीजन है दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जॉइंस द एवरीडे रूटीन्स ऑफ दो ही वांट्स टू स्टडी। तो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होता है वो क्या करता है? प्रत्येक दिन जाता है और क्या करता है? वहाँ पर स्टडी, जिस चीज़ की वो स्टडी करना चाहता है उसकी स्टडी करता है। क्योंकि जो इसका रीजन बताया गया है कि ऑब्जर्वर ये अटेम्प्ट करता है कि वो नेचुरल सेटिंग में ही सारी स्टडी कर पाए। जो इसका असर्शन है और रीजन है दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तभी कर रहा है, कोई व्यक्ति सहभागी अवलोकन तभी वो कर रहा है जबकि वो चाहे कि जो नेचुरली वो जहाँ भी वो रिसर्च एरिया है वहाँ के लोग, वहाँ की सोसाइटी किस प्रकार से व्यवहार करती है, तभी वो क्या करेगा? एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन है 35 नंबर। पर्सनालिटी सिस्टम इज इंटीग्रेटेड इनटू सोशल सिस्टम थ्रू सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। इसका एक तरीके से हम प्रोटेक्शन देखते हैं या फिर ये आइडिया कहाँ से आ रहा है? टैलकट पार्सन से। यहाँ पर सोशलाइजेशन हेल्प एक्टर्स टू डेवलप मोटिवेशन एंड स्किल टू प्ले द रोल एंड सोशल कंट्रोल प्रोवाइड सिक्योर स्टेबल इंटरपर्सनल टाइज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पर्सनालिटी सिस्टम होता है वो सोशल सिस्टम के साथ क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है, सब उसमें ही समाहित होता है। और किसके द्वारा ये काम होता है? सोशलाइजेशन के द्वारा और सोशल कंट्रोल के द्वारा। और सोशलाइजेशन क्या हेल्प करता है? एक व्यक्ति को जो स्किल उसको अक्वायर करनी होती है, किस तरीके से उसको रोल करना है, ये चीज़ हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ जो सोशल कंट्रोल क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबल इंटरपर्सनल टाइज को प्रोवाइड करता है, ताकि जो लोगों के बीच इंटरपर्सनल टाइज हों वो अच्छे से हों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है।